बात वन नेशन वन इलेक्शन की, एक राष्ट्र एक चुनाव। हम सब जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और केवल लोकतंत्र नहीं है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। और इस लोकतंत्र में जब लोकतंत्र को जीवंत बनाना है तो उसकी जो प्रक्रिया है, उसका माध्यम है, वो है चुनाव। आजादी के बाद से ही 1951-52 से जब भी हमारी ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, आरंभ हुई, तब से हम रिफॉर्म करते जा रहे हैं और इसे बेहतर बनाते चले जा रहे हैं। कभी मसल पावर की बात थी, मनी पावर की बात थी, पेपर से मतदान होता था, अब हम ईवीएम पे आ चुके हैं। इसी तरह अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए, इसके लिए भी बहुत सारे जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है या सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के द्वारा उन्हें रोका गया। इसी कड़ी में जो एक बदलाव की बात हो रही है और जो पूरे भारत की राजनीति को एक बार फिर से डिबेटेबल बनाती है, उसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव। हम सब जानते हैं कि भारत में एक साल में आप देखें तो एवरेज 5 से 6 चुनाव होते हैं। जिस तरह भारत त्योहारों का वर्ष है, उसी तरह चुनाव भी हमारे यहां एक त्योहार के रूप में है। और हर साल आप सोचिए एवरेज 6 जगह पे चुनाव होते हैं। और अगर ये होते हैं, और वन नेशन वन इलेक्शन क्या कर रहा है कि अब फिक्स टेन्योर हो जाए, और जैसा कि आज आपने पेपर में पढ़ा होगा 2029 से एक राष्ट्र और एक चुनाव ये प्रक्रिया लागू हो जाएगी, क्योंकि 17 सितंबर 2024 को कैबिनेट ने, या एक तरह से कहें सरकार ने, इसे मंजूरी दे दी। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? पहले इसे 2 भागों में बांटिए, इसके 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष है कि लोकसभा के साथ ही सारी विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाए, और दूसरा पक्ष है इसके 100 दिनों बाद, आफ्टर 100 डे, जो स्थानीय निकाय हैं, नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव वो एक साथ हो जाएं। मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव में 2 पक्ष होंगे, एक लोकसभा विधानसभा और दूसरा लोकल बॉडी। इससे होगा क्या कि एक ही साथ चुनाव होंगे और 5 साल का इनका फिक्स टेन्योर हो जाएगा। 5 साल बाद फिर ये चुनाव होंगे, मतलब एक निश्चितता रहेगी कि चुनाव कब हुआ, और जो बॉडी बन गई उसे पता है उसे 5 साल तक काम करना है। क्या ये अभी की आहट है, अभी शुरुआत है वन नेशन वन इलेक्शन की? हम इस मुद्दे को 3 भागों में देखें। सबसे पहले अगर हम इसका ऐतिहासिक क्रम देखें, सबसे पहले 1983 में इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने एक सजेशन दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। फिर 1999 में लॉ कमीशन ने ऐसी संस्तुति की। 2018 में नीति आयोग और फिर विधि आयोग या लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी आया कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। और इसी के तहत 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी। इस समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रस्तुत की। मई 2024 में इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह रिपोर्ट सौंप दी, और 17 सितंबर को यह कैबिनेट से पास हो गया। इसके पीछे की अगर बात देखें तो कहा जाता है कि 47 जो राजनीतिक दल हैं, उसमें से 32 पॉलिटिकल पार्टी ने यस कहा है कि हां हम समर्थन में हैं, और बाकी जो 15 दल हैं विपक्षी, उन्होंने कहा नहीं, ये लागू नहीं होना चाहिए। ये तो रही आज की। प्रश्न ये उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वाई दिस वन नेशन वन इलेक्शन इज नीडेड इन इंडिया? तो जैसा मैंने कहा, इसको समझने के लिए सबसे पहले जितने विविध आयाम है इसको समझना है, और इसके लिए सी मिश्रा और एनके सिंह सर की एक कमेटी एक रिपोर्ट लाती है जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग इलेक्शन साइकिल या फिर रेफरल साइकिल। प्राची मिश्रा और एनके सिंह सर की एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है माइक्रो फाइनेंसिंग इंपैक्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग इलेक्ट्रोल साइकिल। मतलब अगर जो चुनाव की साइकिल है इसको हार्मोनाइज किया जाए तो इसका माइक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट प्रभाव क्या पड़ेगा। और इस बात को जब देखा गया तो सबसे पहले देखिए, एक चीज तय है कि हम जब हर साल इलेक्शन कराते हैं तो बहुत सारा चुनावी खर्च आता है, एक्सपेंडिचर आता है। इस एक्सपेंडिचर को देखते हुए जो चुनाव आयोग की साइट पर जो ऑफिशियल डेटा है वो ये कहता है कि लगभग 60,000 करोड़ तक हम व्यय करते हैं, और अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इसमें 20 से 25,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। पहला पॉइंट।
और जब ये बचत होगी तो बट ऑब्वियस है इसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, अपने सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में लगा सकते हैं। और याद रखिए 2030 में हमारा लक्ष्य है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने। ऐसे में हमें एक्सपेंडिचर को कम करना और इनकम को बढ़ाना, इन सारे मायनों को देखना है। तो सबसे पहले हमारा व्यय रुकेगा, जो खर्च हो रहा है, जो हमारी चीजों को रोका जा सकता है उसे बचाने की कोशिश। आप जानते हैं इकोनॉमिक में ये बड़ा जरूरी है किसी भी देश के लिए कि वो जो जितना भी अगर इंपॉर्टेंट व्यय में अगर कटौती हो सकती है तो उसे करे। दूसरा, इसी बात में आती है हम जो मेरा राजकोषीय घाटा है भारत सरकार का, जो फिस्कल डिसिप्लिन है, राजकोषीय अनुशासन है, उसमें वृद्धि की जा सकती है। और आज ही इकोनॉमिक्स के पैनल जो सारी न्यूज़पेपर में आया है, यहां तक कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से 1.5% की जीडीपी ग्रोथ बढ़ सकती है। तो एक तरफ जो माइक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट है उसके ये सब आंकड़े हैं जिसके द्वारा हमारा एक्सपेंडिचर रुकेगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारा फिस्कल डिसिप्लिन लागू होगा। दूसरा पॉइंट, जब चुनाव होते हैं और हर साल चुनाव होते हैं तो होता क्या है, आप जानते हैं कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। आचार संहिता लागू होने के बाद हम कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाते, ना तो कोई नई नीति बना सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो हम जो बजट सैंक्शन है या जो वित्त प्रोवाइड कराना है वो हम उस समय नहीं कर सकते। इसके कारण बहुत सी इंपॉर्टेंट योजनाएं रुक जाती हैं। और जब बार बार ऐसा होगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो पॉलिसी है, जो हमारे रिफॉर्म है, जो हमारा विकास का ढांचा है, एक तरह से वो प्रभावित होता है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि इलेक्शन के कारण भारत का विकास ठप हो जाता है। इसको रोकने के लिए भी वन नेशन वन इलेक्शन है कि एक बार ही हो, ये बार बार कोड ऑफ कंडक्ट के कारण हमारा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, पॉलिसी है, वो ना रुके। तीसरा पॉइंट, आप जानते हैं जब भी इलेक्शन होता है, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ऐसे में बहुत बड़ी सरकारी मशीनरी लगती है। जब सरकारी मशीनरी लगती है, हमारा पूरा प्रशासन इसमें संलग्न हो जाता है। तो जो जहां काम करता है उसको अपनी चीजें छोड़कर, और इतने दिन जब तक ये इलेक्शन प्रोसेस पूरा नहीं होता, हमारे प्रशासन का बहुत बड़ा समय इसमें चला जाता। आप देखिए इलेक्शन प्रोसेस में हम टीचर्स को शामिल करते हैं। अब सोचिए वो जो हमारा शिक्षक है जिसका मेजर काम है पढ़ाना, वो पढ़ाई उस समय स्कूल स्पेसिफिक बंद होते हैं क्योंकि इन्हें स्पेशल ड्यूटी लगाई जाती है। तो राष्ट्र निर्माण की जो सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद है शिक्षा, वो भी रुक जाती है। तो इन सारी चीजों के साथ प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाए। चौथा पॉइंट, इन सबके साथ जो सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू होते हैं, जब बार बार चुनाव होता है तो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज, हमारी पुलिस, ये सारी संलग्न होती है। और ऐसे समय में जब भी इलेक्शन की ऐसी चीजें आती हैं तो कुछ जो हमारी सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी की समस्याएं हैं वो उभरती हैं, तो उसे भी रोका जा सकता है अगर तय हो जाए वन नेशन वन इलेक्शन। एक और बिंदु जो आता है वो ये आता है, एक आंकड़ा कहता है कि पर्यावरणीय क्षमता को भी बचाया जा सकेगा। आजकल कार्बन एमिशन की बात हो रही है, कार्बन फुटप्रिंट की बात हो रही है। हम जब भी इन सब प्रोसेस से गुजरते हैं और जितने चुनाव हो रहे हैं, तो एक डेटा ये भी कहता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन आया तो भारत अपने जो इस प्रोसेस में जितना कार्बन एमिशन हो रहा है इलेक्शन प्रोसेस में, उसमें 30% की कमी कर सकते। भारत वो देश है जिसने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि हम कार्बन नेट जीरो करेंगे 2070 में। हम हर कन्वेंशन में जो भी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में, क्लाइमेट चेंज को रोकने में जो बुनियादी चीजें हो सकती हैं, उसमें भारत अपनी परिस्थितियों के साथ, अपनी स्थिति के साथ आगे बढ़ता है। तो सोचिए वन नेशन वन इलेक्शन का इकोनॉमिक और प्रशासनिक और कानूनी ये विकासात्मक कार्यों के साथ साथ एक पर्यावरणीय पक्ष भी है कि हमारा जो पर्यावरण है उसको भी हम बचा के रख सकते हैं। यही नहीं, इसके साथ कुछ और बुनियादी बातें भी हैं कि अगर हम केवल वन नेशन वन इलेक्शन पे जोर देते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन से एक फायदा यह भी हो जाएगा कि जो हमारे यहां परसेंटेज जो वोटिंग की कम होती है, हो सकता है क्योंकि वो बार बार उसको लगता है और वो थोड़ा तटस्थ हो जाता है
उसको पता है कि एक समय में राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करनी है, एक समय वोट देने जाना है, तो एक ओपिनियन है, एक सुझाव है कि संभवतः वन नेशन वन इलेक्शन और फिक्स उससे होगा, तो वो जरूर मतदाता और बड़ी मात्रा में वोट देने निकलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि 5 साल का टेन्योर अगर फिक्स हो गया, ये तय है कि 5 साल अगर सरकार रहेगी तो 5 सालों में उसे काम करने के लिए, नीतिगत फैसले लेने के लिए, कड़े फैसले लेने के लिए, बड़े फैसले लेने के लिए एक सहूलियत रहेगी और भारतीय ग्रोथ को, भारतीय आप कहें मजबूती को एक पॉजिटिव पुश मिलेगा। इसलिए जो इसके समर्थक हैं उसके समर्थक में ये 5-7 तर्क दिए जा सकते, लेकिन राह इतनी आसान। सबसे पहले अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन के निगेटिव पॉइंट को देखें, नकारात्मक बिंदु को, तो सबसे पहला जो मतभेद और जो विरोध आ रहा है वो है संघीय ढांचे पर प्रहार। यह भी कहना है कि हमारा संविधान का जो मौलिक ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यह उसकी बुनियाद पर प्रहार है। और आप जानते हैं मौलिक ढांचा जो केशवानंद भारती केस से निर्धारित हुआ है, अगर वहां पर कोई ऐसी बात आती है तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट इसका रिव्यू करेगी। तो राह इतनी आसान नहीं है। और मौलिक ढांचा क्या है, तो एक तरफ लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारा मौलिक ढांचा है, और लोकतंत्र में हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या हम वन नेशन वन इलेक्शन अगर अपना रहे हैं, तो क्या ये हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, अध्यक्षीय प्रणाली की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि ये पहचान तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे अमेरिका में चुनाव होता है उसकी है। तो ये डिबेट, इस बात को देखना पड़ेगा जो बड़ा, क्योंकि अगर ये आया तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा जाएगा और ये समीक्षा करनी पड़ेगी। तो संघीय ढांचे, संसदीय ढांचे और जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उस पर प्रहार होगा। दूसरा पॉइंट, इसमें कहा जा रहा है कि चूंकि भारत की पहचान है जो हमारा संघीय ढांचा है, हमारे संविधान के मौलिक ढांचे में संघीय ढांचा भी आता है, फेडरल स्ट्रक्चर भी आता है। संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो पहला मुद्दा यह आता है कि केंद्र की शक्तियां यहां थोड़ी प्रभावी दिखती हैं और राज्य की ताकत थोड़ी कमजोर होती दिखती है, जिससे जो हमारा फेडरल फैब्रिक है वो प्रभावित होता दिखता है। दूसरी बात, जब भी अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे और जो क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय विषय हैं, माना जाता है वो कमतर रहेंगे। और ऐसे में जो स्थानीय विकास का मुद्दा है, आप देखिए तमिलनाडु में कोई परंपरा, कोई मांग अलग हो सकती है, कर्नाटक में अलग हो सकती है, बिहार में अलग हो सकती है, यूपी में अलग हो सकती है, राजस्थान में अलग हो सकती है। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उस समय कुछ राष्ट्रीय जो बड़े मुद्दे हैं उसी बेस पे चुनाव होते हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि स्थानीय विकास, स्थानीय बात कहीं ऐसा ना हो नीचे रह जाए, और अगर ऐसा होगा तो ये फिर हमारे संघीय भावना पर प्रहार होगा। तीसरी बात, जो एक और समस्या आती है वो ये कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और जो राजनीतिक सक्रियता है भारतीयों की, वो माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो है एक तरह से अलर्ट रहते हैं भारतीय, और इसलिए कि वो इलेक्शन रहता है लगातार, तो मुद्दे बने रहते हैं, बार बार नए मुद्दों की बात आती है। अगर मान लीजिए हमारे संपूर्ण भारत में अगर कहीं सुदूर दक्षिण में या सुदूर उत्तर या पूर्व या पश्चिम में कहीं भी चुनाव हो रहा है, तो अगर अलग समय पे चुनाव होता है तो मुद्दा कम से कम सुना जाता है। मान लीजिए कोई किसानों का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, किसी भी तरह का मुद्दा है, तो वो ज्वलंतता बनी रहती है, वो जीवंतता बनी रहती है। और इसी कारण जो लोकतांत्रिक एक तरह से आप कहें डिसिप्लिन है उसमें निरंतरता रहती है, क्योंकि हमेशा जो पॉलिटिकल न्यूज है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, वो बनी रहती है। तो एक मुद्दा यह भी है कि कहीं वन नेशन वन इलेक्शन से उनमें तटस्थता ना आने लगे कि चलो अब तो 5 साल बाद चुनाव होगा। ऐसे में जो हमारे क्षेत्रीय पक्ष हैं, बहुत सारे जो विविध मुद्दे हैं, जो एक तरह से कहें कि मांगों का जो विविधीकरण है, कहीं वो प्रभावित ना होने लगे। तो इसके पीछे एक पक्ष यह भी है कि नहीं, इसे इतनी तरीके, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन
से हमारी जो लोकतांत्रिक भावना है, हमारा जो लोकतांत्रिक जागरूकता है, वो भी प्रभावित हो सकता है। एक और पक्ष जो दिखता है वो ये कि अगर हम केवल और केवल वन नेशन वन इलेक्शन के मॉडल पे पहुंचे तो बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं भी आएंगी। वो प्रशासनिक और कानूनी के बाद जो सबसे बड़ा पक्ष है वो है आखिर संवैधानिक पक्ष, संवैधानिक प्रस्ताव कैसे आएंगे, संवैधानिक प्रावधानों से कैसे गुजरना पड़ेगा। तो इसमें भी लिखा है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उन्होंने कहा कि हो सकता है 18 संशोधनों की जरूरत पड़े। सबसे पहले तो हमें जो मेजर चेंज से गुजरना पड़ेगा, ठीक है सरकार ने पास कर दिया, अब सरकार ने पास कर दिया, बिल बनकर आएगा, बिल जब संसद में पास होगा तो संसद में पास होने के लिए जो भी, वैसे तो जो वन नेशन वन इलेक्शन है खासकर विधानसभा और लोकसभा के लिए, तो हमें संसद से ही पास कराना, लेकिन 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। जो सदन में उपस्थित लोग हैं, 2/3 अगर बहुमत की उपस्थिति की बात होगी तो एक मेजर चैलेंज यहां दिखता है कि क्या इस समय ऐसा होगा। और जो लोकल बॉडी वाला चुनाव है उसके लिए तो कम से कम 15 विधानसभाएं इसे पारित करें, तब जाकर लोकल बॉडी में वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात आएगी। तो दोनों ही मोर्चों पर चैलेंज है। एक और बात, जो संवैधानिक संशोधन, जो हमारा संविधान है अभी, अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 जो ऑब्वियसली केंद्र और राज्य के संदर्भ में है, उसमें परिवर्तन करना होगा, क्योंकि वो बताता है कि कार्यकाल संसद का, विधानसभा का कैसे निर्धारित होगा। तो अब चूंकि 5 साल ऐसा फिक्स हो जाएगा, जो आह्वान करने का अधिकार है उसे बदलना पड़ेगा। साथ ही साथ जो अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन लगाने का, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए इसमें कहा गया है रिपोर्ट में कि हो सकता है 18 ऐसे संशोधनों की जरूरत पड़े, और अगर ये जरूरत पड़ती है तो इसे पारित कराना, खासकर जब इस गवर्नमेंट में बहुत मेजॉरिटी से सरकार नहीं आई है, तो ये इतना सहज नहीं दिखता। ये व्यवहारिक समस्याएं बड़ी साफ दिखेंगी। अगर मैं मेजर कुछ संशोधनों की बात करूं तो अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 को बदलना होगा। दूसरी तरफ जो संसद को आह्वान करने का अनुच्छेद कहता है और विधानसभा का जो 85 और 174 है अनुच्छेद, और जैसा मैंने कहा लास्ट में 356, और साथ ही साथ जैसा कि कोविड समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, एक नया आर्टिकल ऐड करना पड़ेगा 82A, अनुच्छेद 82A लाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो मैंने कहा 83 है, 172 है, 85 है, 174 है, 356 है, इन सब में संशोधनों की जरूरत पड़ेगी। तो जब इतनी द्रुत प्रक्रिया है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और खासकर इस समय जो हमारी जो राजनीति है और जो हमारे सरकार का एक ढांचा है संख्यात्मक, उसके हिसाब से ये सारी व्यवहारिक समस्याएं जरूर देखी जा सकती हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना ये उतना आसान नहीं होगा। जो समन्वय की बात है, आज देश में फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर, केंद्र राज्य संबंधों को लेकर, जैसा मैंने पहले कहा, संघीय ढांचे में प्रॉब्लम आ रही है, तो जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, उसको, उसके चैलेंजेस भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे। यह बात और है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर फिक्स टेन्योर होता है तो एक शब्द आता है हार्स ट्रेडिंग, जो सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त होती थी, जो बहुत सारे दल बदल के समय के इश्यूज आते हैं, उस पर रोक लगने की संभावना ज्यादा है। इसलिए इसका प्रमोशन, इसका सपोर्ट किया जा सकता है। तो अगर हम टोटलिटी से देखें तो जो वन नेशन वन इलेक्शन है, आज भारत के उसमें अगर एक राष्ट्रीय जनमत तैयार किया जाए, क्योंकि लोगों की राय शुमारी बहुत जरूरी है, लोग तैयार होते हैं, पक्ष विपक्ष के बीच संवाद होता है, और फिर हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं, तो लॉन्ग टर्म में वन नेशन वन इलेक्शन निसंदेह भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण पहल होगी। लेकिन आज की स्थिति, और तुरंत शॉर्ट टर्म में ही कहें तो अभी थोड़ी जागरूकता की, लोगों के पक्ष को जानने की, और खासकर जो इतने राजनीतिक दल हैं उसमें समन्वय बैठाने की एक बड़ी आवश्यकता जरूर है, और तब धीरे धीरे आगे बढ़े। इसके बीच में
कई ऐसी बातें जरूर हो सकती हैं कि हम थोड़ा एक एक स्टेप से वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ें। जिन विधानसभाओं का कार्यकाल पहले समाप्त हो रहा है इलेक्शन लोकसभा से पहले, उनको हम थोड़ा एक्सटेंड कर दें। और दूसरी चीज, जिन विधानसभाओं का काम थोड़ा बाद में है, कार्यकाल बाद में है, उसे थोड़ा पहले समाप्त कर और फिर एक साथ कुछ विधानसभाओं के साथ इसे ये ना करें कि वन नेशन वन इलेक्शन थोप दिया जाए, बल्कि इस तरह भी किया जा सकता है कि क्यों ना कुछ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो विधानसभाएं लगभग आसपास की हैं उनसे सहमति जताते हुए जब चुनाव हो, तो मान लीजिए 28 हमारे पास राज्य हैं और 8 यूटी हैं, ऐसे में जहां पर ऐसा हो कि 1 साल या उससे कम बचा हो तो वहां पर उसे एक्सटेंड कर दिया जाए और लोकसभा के साथ ही चुनाव कराए जाए। ऐसे करके अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं 2-3 फेज में, तो एक सहमति जरूर प्रैक्टिकलिटी के स्तर पर आने लगेगी और तब वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जनमत तैयार होगा। वर्डिक्ट ये है, अगर एक लाइन में कहा जाए तो लॉन्ग टर्म के प्रोसेस से वन नेशन वन इलेक्शन जरूरत है, समय की आवश्यकता है, इसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन तुरंत इंप्लीमेंट करना, और खासकर लोकतंत्र में सबसे बड़ी बुनियाद होती है जनता, जनता की आवाज। अगर जनता ही तैयार नहीं है तो इससे शॉर्ट टर्म में लागू करना उतना बेहतर नहीं होगा। इसके लिए एक प्रोसेस, एक ट्रांजिशन फेज में करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़े। इस प्रक्रिया को पायलट प्रोजेक्ट के साथ कुछ स्टेट के साथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं और उसके बाद ये अपने आप एक ऐसा मत तैयार करेगा, एक ऐसा माहौल तैयार करेगा कि भारत वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाएगा।